What was the driving force to initiate this great foundation? एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम अपने लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। जो क्लाइमेट एजुकेशन पे हमने काम किया तो उसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस हैं। तो हमने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर क्लाइमेट बोर्ड बनाया है। Climate reality in Pakistan. पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है जो मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है। Mapping the climate crisis एक बुक है, इसकी क्या फाइंडिंग्स है? तो फेलोशिप में हमारे पास रिसर्च पेपर्स आते हैं। उन रिसर्च टास्क को फिर हमारी रिसर्च टीम देखती है। रिव्यू सारा होने के बाद उसको हम इस मैपिंग द क्लाइमेट क्राइसिस बुक में कंपाइल करते हैं। आपका ये जाती पैशन था? पैशन के तौर पर जो प्लांटेशन से हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था तो वो बढ़ता गया, तो फिर एक प्लेटफॉर्म हमने बनाई। पार्टनरशिप तो MOUs होते हैं लोगों के साथ, इससे क्या इम्पैक्ट को देखने में आया है या आपकी रिसर्च क्या कहती है? हमारा जैसे अभी प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन फर्स्ट AI चैटबॉट बनाया तो वो नस्ट के साथ मिलके बनाया। आइडिया हमने दिया। क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसमें कोई सपोर्ट वो ये कि हम खुद अपने तौर पर कर रहे हैं। सेल्फ जो हमारे अपने फंड्स और चीज़ें या प्रोजेक्ट बेस होती हैं वो हो रहे हैं। गवर्नमेंट की असल में प्रायोरिटी उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। बलूचिस्तान की तरफ आप जाए तो वहाँ पर इंतहा पसंदी है और वहाँ पर और इश्यूज, रेट के इश्यूज हैं। कोयटा के अलावा दूसरे एरियाज में काम करना बहुत मुश्किल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमूद अहमद है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हमारे साथ मौजूद है तौसीफ खान साहब जो कि प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन के CEO भी हैं और इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके पास। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स टू इनिशिएट दिस ग्रेट फाउंडेशन? सबसे पहले तो माइंड में ये था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है नौजवानों के लिए। जो हमारा मिशन है कि टू एम्पावर एंड मोबिलाइज द यूथ ऑफ पाकिस्तान, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम अपने लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। और क्योंकि मैं खुद लोअर दीर से ताल्लुक़ है और जो सैलाब मलकन डिवीज़न ये नॉर्थ एरिया बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो उनके लिए अपने लोकल कम्युनिटी को बैक करने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी था जिसके थ्रू हम तमाम पाकिस्तान के नौजवानों को, क्योंकि 64% हम पाकिस्तान में यूथ है, उनको इकट्ठा करके वो इस टेंजिबल एक्शन ले सके क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये ड्राइव थी बिहाइंड के हम ये माइंडसेट लेकर चले और एक प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा हो जिस पे हम काम कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो इसका इनॉग्रेशन कब हुआ और कब इनिशिएटिव कब लिया आपने? ये 2019 में हमने इसका आगाज़ लिया अपने दोस्तों के साथ। फिर इसको प्रॉपर हमने एक NGO बनाई और अभी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमारे चैप्टर्स हैं चारों प्रोविंसेस में, इंक्लूडिंग AJK and GB। ठीक है। तो इन सब में हमारे टीम्स हैं। ठीक है। प्लीज़ बताइएगा कि आपके प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या जैसे पहले प्रोजेक्ट्स आप लोग ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा? जी, सबसे पहले जो क्लाइमेट एजुकेशन पे हमने काम किया तो उसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस हैं, जो हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में किए। मतलब जैसे चारसद्दा में, पेशावर में, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब पूरे पाकिस्तान में। और फिर ये कि नॉर्थ एरियाज़ में जहाँ-जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि यूनिसेफ के अकॉर्डिंग 73% जो यूथ है वो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। तो उसको कंकर करने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस करते हैं लोकल कम्युनिटी को साथ मिला के। तो अगर हम लोकल कम्युनिटी में करते हैं तो लोकल लैंग्वेज में भी हम करते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कालाम में किया था 2 डेज़ का, क्योंकि आपने देखा था कि 2022 का सैलाब आया था तो वहाँ पर होटल्स और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रॉय किए। तो उनको एजुकेट करने के लिए और वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में उनको बताने के लिए कि टूरिस्ट आते हैं तो हमने अपने एरिया और इन चीज़ों का कैसे ख्याल रखना है। तो ये हमारे क्लाइमेट एजुकेशन पे सेशंस होते हैं। फिर दूसरा है कि जो हमारी यूथ कॉप पे जाती है तो उनको हमने एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पेशावर में की कि जो यूथ हमारी कॉप पे गई थी तो वो आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि मोर रिप्रेजेंटेशन हो हमारी इंटरनेशनल स्टेज पे और नेशनल स्टेज पे वो पॉलिसी मेकिंग में आ सके। और इसी को बढ़ाते हुए हमने फिर पीछे क्लाइमेट एक्शन फेलोशिप भी हम करवाते हैं जिस पे अभी तक 550 हमने ग्रेजुएट्स के। ये एक वर्चुअल प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो एक तो इन पर्सन कैपेसिटी बिल्डिंग्स हो गए, एक तो जो वर्चुअली अगर कोई उसको नहीं कर सकते तो उनके लिए वर्चुअली एक प्रोग्राम हमने किया हुआ है। इसके साथ फिर हमारे एक और इंटरवेंशन है ट्रांसफार्मिंग लाइफ थ्रू ओलिव कल्टीवेशन, जिसमें हम ओलिव ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करते हैं। 100 प्लांट्स का 5 से 6 फीट होते हैं लोकल कम्युनिटी और फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली प्लांट है, उससे आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स गेन कर सकते हैं। इसी के साथ हमने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर क्लाइमेट बोर्ड बनाया है नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। ठीक है। और उसमें बेसिकली ये है कि कोई जो रिसर्च करे क्लाइमेट चेंज पे या कोई भी बंदा जो सस्टेनेबिलिटी पे काम करे क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट एक्शन पे,
तो वो उससे इसके बैक एंड में हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारी रिसर्च टीम की मदद से हमने उसको इनकलकेट किया। तो वो उससे जो भी आप बताएँगे वो उस इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते डेटा ले सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो न्यूज़ में आते हैं। फिर उसमें एक एक्टिविटी का पार्ट रखा है, जिनको हम फूड चेन या जो कंपनी सीएसआर्स करती है, उनके साथ लिंक करेंगे। उसमें बेसिकली ये होगा कि कोई जो सस्टेनेबिलिटी के वो करता है, काम करता है, तो वहाँ पे अपलोड करेगा। अपलोड होने पे हमारी जो बैक एंड टीम होगी वो देखेगी और आपको इको पॉइंट्स मिलेंगे, जो पंजाब में भी है ग्रीन क्रेडिट्स वाले। तो उसमें अगर आप कोई कंपनी चाहती है कि हमारे मुलाजिम ग्रीन ये क्लाइमेट चेंज पे काम करें या सस्टेनेबल प्लांटेशन हो गई, क्लीन अप ड्राइव, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है, तो वहाँ पे अपलोड करें, तो वहाँ पे उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होगा, जब ये फूड के साथ लिंक करेंगे तो उतना फिर वो डिस्काउंट और वो चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी एक हमारा इंटरवेंशन है। तो इस तरह के हमारे मेंटल हेल्थ पे, वाटर पे, कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन और प्रोजेक्ट्स जो है हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है। तो सी सर मुझे प्लीज़ आप बताइएगा कि जो अभी आपने इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद इनिशिएटिव है आपका। आपका ये ज़ाती पैशन था या आपका एकेडमिक एक्सपोज़र है या किस तरह से आपको ये शौक पैदा हुआ? ये ज़ाती पैशन के तौर पर पहले तो हम दोस्तों के साथ ट्री प्लांटेशन हो गए, प्लांट्स करते रहते थे। मगर जब क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें इदराक हुआ कि ये तो बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो पैशन के तौर पर जो प्लांटेशन से हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो वो बढ़ता गया और लोग साथ जुड़ते गए, तो फिर एक प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाई। फिर इसके साथ-साथ क्योंकि मैं क्लाइमेट पे कोर्सेज़ भी किए, क्लाइमेट के मुख्तलिफ की जो भी सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज पे थी वो की। मेरा अपना बैकग्राउंड तो मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है और क्लाइमेट चेंज क्योंकि लिंक है हर चीज़ के साथ। आजकल तो वो सिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ जो भी हम करेंगे आने वाला फ्यूचर वो क्लाइमेट चेंज की नज़र हो जाएगा। तो उसके लिए अपने पैशन के तौर पर हमने इसको शुरू किया है, ठीक है। ताकि अगर नौजवान खुद स्टेप ले और नौजवान आगे आए तो पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो एज़ अ पैशन के तौर पर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे आप थोड़ा-सा प्लीज़ इसके बैकग्राउंड बताइएगा कि क्लाइमेट रियलिटी इन पाकिस्तान आजकल जो क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है थ्रू ओज़ोन लेयर्स और हम लोग सुनते हैं बहुत सारी वजूहात की वजह से। उसके बारे में क्या आजकल पाकिस्तान का स्टेटस क्या है क्लाइमेट रीजन में? पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है और उसमें हमारा जो कार्बन इमिशन है वो तो वो 1% से भी कम है। मगर जो अमीर कंट्रीज़ हैं, वो अपना कार्बन इमिशन की वजह से दुनिया का टेम्परेचर 1.5 से ज़्यादा जा रहा है और पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने ये कहा था कि हम इसको 1.5 पे रोकेंगे और हर साल कॉप होता है, उसमें भी यही प्रोमिसेस किए जाते हैं कि हम जो ग्लोबल इमिशंस हैं, उनको कम करने की कोशिश करेंगे और टेम्परेचर जो दुनिया का बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे 1.5 पर हो। क्योंकि 1.5 पे इतने असरात हमें नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गर्मियों में हीट वेव आते हैं और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम टेम्परेचर जो है ना 52 पे चला गया था जैकबाबाद में और मानसून अभी जो इतना 2025 में आया और क्लाउड बर्स्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। नया एक कॉन्सेप्ट आया कि अचानक की सूरत-ए-हाल सही रहती है और अचानक ही सिटीज़ में फ्लैश फ्लडिंग आ जाती है। तो ये सूरत-ए-हाल और फिर क्या होगा सी लेवल राइज़ हो रहा है, ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। तो ये सब चीज़ें फिर कंट्रीब्यूट करती हैं और वो कंट्रीब्यूट करने में जो ममालिक है, फिर हमारी ज्योग्राफिकल सूरत-ए-हाल इस तरह है कि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ में आते हैं। तो वो जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें ये किया जाता है कि हमने इसको 1.5 पे रोक के रखना है और $100 बिलियन उन मुल्कों को देना है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जो क्लाइमेट फाइनेंस के मद में देंगे, जो लॉस एंड डैमेज उनका हुआ है, जो अभी 200 बिलियन उन्होंने कर दिए। मगर उसके लिए कि जब हमारी प्रायोरिटी होगी, हम ऐसे बैंकेबल प्रपोजल्स बनाएँगे, उनको देंगे तो तभी वो उन चीज़ों को फंड करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोगों का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च रिपोर्ट जो लैब्स है या रिसर्च सेंटर्स जो हैं इंटरनेशनली उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप रहता है इन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए या आप अपने ओन पे ही सारा करते हैं? हमारा बेसिकली जैसे मैंने कहा ना पीसी क्लाइमेट एक्शन फेलोशिप में हम एक टास्क देते हैं रिसर्च टास्क हुँ, का कि आप कैपस्टोन प्रोजेक्ट या वाइट पेपर अपने एक सिटी पर लिखते हैं। तो जो भी फेलो उसको ज्वाइन करता है तो मिसाल के तौर पर उसने इस्लामाबाद के पहले मतलब ये तो अभी क्लाइमेट चेंज अभी जो 2 डिकेड से इसमें आ रहा है, उससे पहले तो माहौल और चीज़ें बहुत सही थी। तो इसकी वजूहात क्या है? तो वो वाइट पेपर में ये कि इंडिजिनस नॉलेज क्या था या ये शहर क्यों चेंज हुआ, जो इसका नेटिव जिस पे भी वो रिसर्च पेपर या वाइट पेपर लिखता है। फिर क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे ये मुतासिर हुए ये चीज़ें।
दूसरे नंबर पे फिर ये होता है कि उसकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या ग्रीन इनिशिएटिव लिए गए, तो उनको फिर पॉलिसी मेकर्स के साथ हम शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर शेरी रहमान जो है ना, वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है। तो ये जो रिसर्च पेपर्स है हमने उनके साथ शेयर की, ठीक है। और फिर हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है 5 साल बाद वो एनडीसीज जमा करता है, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन जमा कराता है कि कितना काम हो गया। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में उन्होंने तमाम कंट्रीज ने इस पे सिग्नेटरी है पाकिस्तान उसका, तो वो हर साल अब जो हर 5 साल बाद सबमिट करवाते हैं, और अभी भी उन्होंने इस साल सबमिट करवाएं। तो ये जो इंडिजिनस नॉलेज है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले ऐसे क्या चीज़ें थी वो हो रही थी जिसकी वजह से क्लाइमेट हमारा स्मूथ जा रहा था, मगर क्या ऐसा अचानक चेंजेस आए जिससे ये बहुत ज़्यादा हम मुतासिर हो रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये जो पॉलिसी मेकर्स है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि नौजवानों को पता चले कि इंडिजिनस नॉलेज या इंडिजिनस जो चीज़ें चल रही थी वो हमें पता होना चाहिए। वो पॉलिसी मेकर्स से जो है पॉलिसी मेकर्स फिर आगे, और फिर जब कोई एक तो ये नेशनली आप सारा कर लिया, फिर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं कॉप जो हर साल होता है, जिसमें यूथ वहाँ पार्टिसिपेशन करती है, तो वहाँ पर डिबेट्स होते हैं। तो जब आपको अपने लोकल और नेशनल इन चीज़ों का पता होगा तो इंटरनेशनल स्टेज पर आप अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे 2022 का सैलाब आया तो वहाँ पाकिस्तान क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर, तो उन्होंने फिर उस फ्रंट पे वो फाइट किया, मगर जिस तरह करना चाहिए तो उस तरह नहीं हुआ। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टेज पर उसको उजागर करेंगे तो तभी वो आपको लॉस एंड डैमेज फंड, क्लाइमेट फाइनेंस के मद में वो अमाउंट देंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैपिंग द क्लाइमेट क्राइसिस एक बुक है। इसकी क्या फाइंडिंग्स है आपकी और इसके बारे आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? बेसिकली जो फेलोशिप में हमारे पास रिसर्च पेपर्स आते हैं और जो हम रिसर्च स्टार्स देते हैं अपने फेलोज़ को, तो उन रिसर्च स्टार्स को फिर हमारी रिसर्च टीम देखती है और उसको प्रॉपर देख के कोई प्लेजरिज्म ना हो, और उसकी जो भी टॉप वाले होते हैं जो पब्लिकेशन के लिए मतलब रिव्यू सारा होने के बाद उसको हम इस मैपिंग द क्लाइमेट क्राइसिस बुक में कंपाइल करते हैं, और इस बुक को फिर हम पब्लिश करते हैं ताकि जो उन्होंने वर्क आउट किया है वो एक मुकम्मल पब्लिश हो जाए, और पब्लिश होने के बाद वो चाहे पॉलिसी मेकर ने उससे कोई फ़ायदा लेना है, क्योंकि वो मुकम्मल जो सिटीज़ है मुख्तलिफ पाकिस्तान की सिटीज़ पे उस पे वाइट पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें इंडिजिनस नॉलेज है, फैक्ट्स फिगर्स हैं। तो उनकी ये चीज़ होती है कि फिर हम वो पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि वो उनसे जैसे कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो जो पहले वाली चीज़ें हैं उनको सामने रख के उसकी फाइंडिंग्स कर सकें। तो ये उस हवाले से हमारी है कि जित अभी दो दो हमने बैच किए उसमें 550 फेलोज़ हमारे ग्रेजुएट हुए हैं। तो उनमें से जिन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट करवाए थे, तो उनको इस बुक में हमने कंपाइल किए सारे। ठीक है। जी। इसमें मज़ीद आपकी क्या अभी कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में है? क्या एक्सपेक्टेशंस है या क्या आप उसमें ये पूरे साल में हम 2 बैच फेलोशिप के करते हैं, तो उन 2 को कंपाइल करके ये बुक का एक एडिशन आता है। अभी 2026 से नेक्स्ट आएगा, तो उसको फिर पब्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, पब्लिश हो जाता है। तो उनमें जो जिन्होंने क्लाइमेट का अगर वो अपने इलाके में देखना चाहते हैं कि क्लाइमेट की वजह से मुझे कुछ चाहिए, कुछ फाइंडिंग्स हो रहे हैं, तो वो इससे फ़ायदा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी जो मेजर टारगेटिंग सर्विसेज़ हैं, वो किन रीजन की हैं, किन सिटीज़ की हैं और कौन से प्रोविंसेस को आप ज़्यादा मेजर टारगेट करते हैं? और एज़ वी नो के बलूचिस्तान का जो क्लाइमेट है, सिनेरियो डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, गिलगित साइड का डिफरेंट है। ऑफ कोर्स गिलगित इज़ आल्सो वेरी मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आपकी इसमें किस तरह से इसको आप कंपैरिज़न करते हैं और किस तरह लेके चलते हैं? जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी टीम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है, और अभी 2025 जो है ना वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा कि 2025 में वो ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ तो और वो चरवाहे ने पूरे गाँव को बचाया। तो वहाँ पर पीसीएफ क्लाइमेट यूथ समिट हमने गिलगित बल्तिस्तान में रखा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया, जो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था, मगर उनको बताना कि ये अभी वक़्त की बहुत ज़रूरत है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया और यूथ को बुलाया ताकि वो इन स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के बैठे और इन चीज़ों पे बातचीत हो, और ताकि आगे आने वाले दिनों में वो वर्कआउट कर सकें। तो उसमें हमने वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद जो तमाम इदारों को हमने इकट्ठा किया था, तो उसके बाद हमारे मेंबर्स को मुख्तलिफ एरियाज़ में उनको कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस दिए। वहाँ के चैलेंजेस में ये होता है कि जैसे अब ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ, अचानक से ग्लेशियर बटा और पूरा का पूरा गाँव वो हो जाए, तो वहाँ लोग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इन चीज़ों के बड़ा शिकार होते हैं। तो वहाँ पर हमारी टीम ने उनको काउंसलिंग की, सेशंस दिए, क्योंकि अब रात को सोए हुए अचानक ग्लेशियर पड़ गया और गाँव और हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो वो चरवाहे ने तो बचा लिया, नेक्स्ट टाइम उनको ये डर होता है कि दोबारा आ जाएगा तो हमारा क्या होगा?
तो ये एक डर और खौफ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम मुख्तलिफ हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनके साथ टीम होती है, तो वहाँ पर उस हिसाब से हम वर्कआउट करें। जैसे वहाँ पर ग्लेशियर्स हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 8,300 ग्लेशियर्स है और पूरे पाकिस्तान में 13,000 है, जो अभी न्यू काउंट हुआ है। तो इतने सारे ग्लेशियर उनको फिर प्रिजर्व करना, उनके लोगों को बताना कैसे उन्होंने अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना है और उसकी हिफाजत। और फिर जो टूरिस्ट आते हैं वो फिर समझते नहीं है वहाँ के कल्चर हुँ। को, या वहाँ मिसाल के तौर पर वहाँ फ्रूट लगे होते हैं, या तो वो उनको ऐसी या गन फेंक देते हैं कि वहाँ का माहौल ख़राब होता है। फिर आप बलूचिस्तान की तरफ आप जाए तो वहाँ पर इंतहा पसंदी है। वहाँ के नौजवान वहाँ पर और इश्यूज़ है, अब नेट के इश्यूज़ हैं, वहाँ पर क्वेटा के अलावा दूसरे एरियाज़ में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर-दूर तक है। मगर वहाँ पे हमने जब ये प्लेटफ़ॉर्म नौजवानों को दिया, उनको बताया कि इस तरह आप ये काम कर सकते हो और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो वहाँ रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा हुआ। लोग, क्योंकि जब आप नौजवानों को पर्पस देते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, तो वो उसपे बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो वहाँ पर हमने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे और फर्स्ट एड और क्लाइमेट चेंज की कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस किए। और जिनको क्योंकि कम्युनिटी जो होती है ना वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है जब भी कोई डिज़ास्टर आता है। तो उनको नौजवानों ने और वहाँ की कम्युनिटी बहुत अप्रिशिएट किया। क्वेटा में किए, गुजदार में किए और इस तरह की मुख्तलिफ। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में हमारी एक फीमेल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने सेशन किया, जिसको डॉन ने पब्लिश किया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप इस तरह की इनिशिएटिव या कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो उसको नेशनल मीडिया और कवर भी करता है और उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता है। तो बलूचिस्तान में तो हमारे इस तरह की इंटरवेंशन चीज़ें चलती हैं। फिर केपी में है तो वहाँ सैलाब और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हर इलाका, या गिलगित अभी रिसेंटली जैसे कश्मीर में फायर, लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। तो वो उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें करना कि भई ये जंगल और ये चीज़ अगर हम खुद इसकी हिफाज़त नहीं करेंगे तो कोई और तो इसकी नहीं करेगा। तो उन लोग को आगाही करना और ताकि वो खुद स्टेप ले सकें। अगर लोकल कम्युनिटी खुद स्टेप नहीं लेगी ना तो कोई और तो उनके लिए स्टेप नहीं लेगा। तो वो लोकल कम्युनिटी को आगाही फराहम करना ताकि वो खुद अपने लिए कंक्रीट स्टेप ले सके, ताकि वो या लोकल एमएनए है या कोई इलेक्शन के लिए आता है तो उनको पता है कि क्लाइमेट चेंज भी वो अपनी प्रायोरिटीज़ में शामिल करे। जब वो शामिल होगा तो वो बहुत सारे काम उसको या नसाब में शामिल करे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन चीज़ों को लेके आए। तो इसी से अब बलूचिस्तान में अभी जो रिसेंटली आया है कि पानी का बहुत बड़ा इशू है। बल्कि पूरे पाकिस्तान में, अगर बलूचिस्तान में पूरे 1 साल से बारिशें हुई ही नहीं और पानी का लेवल नीचे जा रहा है। अभी कल परसों ही थोड़ी-सी हुई है तो लोगों ने रोके, मगर इतने पानी का लेवल नीचे जा रहा है। वहाँ पे एक कारेज़ा एक सिस्टम होता था। तो वो इंडिजिनस सिस्टम या जो चीज़ें हैं वो अगर लोग करें तो चीज़ों को और बेहतर हम कर सकते हैं। तो आपका ऐसे कोई पोर्टल या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको जिस रा जो इलाके इफ़ेक्ट हुए हैं गिलगित-बाल्टिस्तान में थ्रू सैलाब, आपको कंसेंसस अवेयरनेस की कोई वर्कशॉप देनी हो या उन लोगों को बता अवेयरनेस देनी हो कि यहाँ पे आप अ, अपने घरों की तामीर ना करें, ताकि उनकी किसी किस्म की अवेयरनेस के लिए आपको इस तरह का कोई सर्विस दे रहे हैं? जब सैलाब आया था तो उसमें हमारी जो टीम थी वो उसने असेसमेंट की थी कि कौन लोग ज़्यादा मुतासिर थे। तो उनको फाइंड आउट करके तो उनको हमने राशन और जो उनकी नीड्स थी वो पहुँचाए थे। फिर दूसरा, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि उनको घर, जैसे आपने कहा, तो उसमें हम ये कहते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिलाते हैं, क्योंकि एनजीओ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो जुर्माने लगाना या जो एक्शन लेना उनका काम है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो कालाम में कह रहा हूँ तो मैंने खुद और हमारे साथ और भी बहुत सारे थे, हमने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस को और कमिश्नर मलकन डिवीजन उन सब को, और वहाँ के उन्होंने फिर असिस्टेंट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भेजा था। वहाँ पर होटल ओनर्स, लोकल कम्युनिटी और नौजवान सबको बिठाया था कि भाई इस तरह के अगर हम खुद इन फॉरेस्ट का या इन चीज़ों का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा, और या जिस रास्तों पे जो दरिया का रास्ता है वो अपना रास्ता लेकर ही रहता है। तो उनको सेंसिटाइज हमने किया। और दूसरा ये कि हमने उनको कहा कि आप अपनी दुकान के बाहर चलो डस्टबिन नहीं रख हुँ। सकते, तो जो ये घी के डब्बे होते हैं उनको हमने पेंट किया और उनके ऊपर लिख कर उनको दुकान के बाहर प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये तो आप कर सकते हैं ना। और ये अगर इतनी सारी दुकानें हैं, अगर वो एक बंदा रखे और 1,000 पर मंथ ये करें तो ये कचरे का मसला आप लोग का सॉल्व, मतलब इस तरह के छोटे प्रोग्राम का आप छोटे छोटे स्टेप्स खुद ले। तो फिर और कमिश्नर मलकान को हमने ये कहा मुलाकात में कि हम ठीक है ये तो कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, मगर आप जुर्माना वो करें और इन पे अपनी चेक एंड बैलेंस रखें। तो उन्होंने फिर नोटिफिकेशन की कि जो प्लास्टिक
पे बैन लगा दिया कि कोई यूज़ नहीं करेगा, और उसके उनके तो फिर वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हम साथ मिलाते हैं ताकि वो उस तरह की हम हमारे एंड पे जो चीज़ है वो हम करें, जी, और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ उस हिसाब से वो चलो कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर पूरा आगे लेकर जाया जा सके। ठीक, ओके। ये जो पार्टनरशिप एमओयूज़ होते हैं लोगों के साथ डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस या इंस्टीट्यूट्स के साथ, इससे क्या इम्पैक्ट आपको देखने में आया है या आपकी रिसर्च क्या कहती है? किस तरह कितना इम्पैक्ट ये करता है ये? हमारा जैसे अभी प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन फर्स्ट एआई चैटबॉट बनाया, तो वो नस्ट के साथ मिलके बनाया है। तो वो आइडिया हमने दिया और हमने उसकी बैक एंड पे जो हमारी रिसर्च टीम का डेटा सारा था, तो वहाँ पर जो उनकी एस्टेब्लिश करने वाली टीम थी, उन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो इससे ये होता है कि इम्पैक्ट उसका और ज़्यादा हो जाता है। हम दोनों ने जॉइंटली मिलकर एक प्रोग्रेसिव क्लाइमेट बोर्ड बनाया। फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे होते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो अगर क्लाइमेट चेंज पे कोई इंटरवेंशन या कोई काम करना चाहते हैं, तो दोनों मिलकर उस पे करते हैं। तो इस तरह यूआईटी मर्दान को हमने प्लांट्स दिए हैं, या पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ कामरा एयरबेस को 10,000 प्लांट्स दिए। तो मुख्तलिफ पार्टनरशिप का वो फिर आपका जो लोकल इनिशिएटिव या जो चीज़ें होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी तरह या डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ आप करते हैं, गवर्नमेंट के साथ करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी पार्टनरशिप और एमओयूज़ के थ्रू आप चीज़ें करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब 2 डिपार्टमेंट या 2 ऑर्गेनाइज़ेशन मिलती है, तो कोई जो है ना वो प्रपोज़ल्स में या एग्ज़ीक्यूशन में बेहतर होगा, दूसरा किसी और चीज़ में, तो वो दोनों चीज़ें जब मिलती है, तो एक जो भी आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, वो इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो इसी तरह हमने केपी में जो केपी गवर्नमेंट के साथ मिलके किया, तो उसमें फिर ये होता है कि आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो पार्टनरशिप और जो एमओयूज़ या जिस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत इम्पैक्टफुल होती है आपके पैगाम को आगे पहुँचाने। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये जितनी भी आपने सर्विसेज़ दी हैं अभी तक और देते आ रहे हैं, इसमें आपकी रिकॉग्निशंस जो है किन-किन डिपार्टमेंट से या किन-किन कहना चाहिए कि कहाँ से रिकॉग्नाइज़ ऑलरेडी हो चुके हैं आप लोग? जी, जितना भी हमने अभी इंटरवेंशन या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उस पे मुझे ज़ाती तौर पे एक एचबीएलपीएस ने हमारे हीरोज़ अवार्ड एचबीएलपीएसएल 9 में दिया है, और इसके साथ प्राइड ऑफ केपी अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ केपी और मैट्रिक्स पाकिस्तान ने दिया है। उसके साथ मैं ब्रिटिश काउंसिल में एज़ अ मास्टर फैसिलिटेटर पायली प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। और बाकी जो हमने पीस ऑफ क्लाइमेट यूथ सबमिट किया था गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसको गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अप्रिसिएशन उस पे भी दिया गया था। तो जब भी हम जहाँ पे भी काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, तो हमारा कोशिश ये होती है कि सिर्फ दिखावे के लिए ना करें, इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो जब वो काम को देखते हैं, उसके रीच को देखते हैं, इम्पैक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, तो वो फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं। तो वो चाहे गवर्नमेंट हो या लोकल इदारे हो, तो वो हमारे रिकग्निशन उसकी करती है। तो अभी तक हमारे ये रिकग्निशन और इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया है। सिंस यू हैव मेंशन कि पाकिस्तान एयर फोर्स को आपने प्लांटेशन प्रोवाइड की है, तो उसकी एक इंपोर्ट आप कहाँ से करते हैं या पाकिस्तान के ही वो पैदावार है कहीं से जो उनको आपने प्रोवाइड की है? जो प्लांट्स हम देते हैं जो ओलिव वाले हैं, वो तो प्रोजेक्ट बेस होते हैं, जिसमें हम 100 प्लांट्स का एक ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि चेरी होता है, तो वहाँ पर चेरी का हमने एक ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश किया 100 प्लांट्स। सर लोकल मैन्युफैक्चरर्स की लोकल पैदावार लोकली लेते हैं, लोकल आउटसोर्स कर हार्वेस्टिंग। हाँ, लोकल आउटसोर्स करते हैं, और फिर वो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस को हमने बाग लगा के देना है, ताकि वो उसकी सिर्फ लगाना तो नहीं है ना, उसकी केयर भी करना है, ग्रो करना है, प्रॉपर उसका, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सपेंस आता है, टाइम लगता है मेंबर्स का, टीम का। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को जो 10,000 प्लांट्स दिए हैं, वो इसलिए दी क्योंकि उन्होंने पूरे ईयर बेस में लगाना था। उनके पास माली होते हैं, वो प्रॉपर उसका ख़्याल रख सकते हैं। तो उनको हम लोकल जो पहले हम लोगों को भी यही कहते हैं कि आप लोकल ट्रीज़ लगाएँ, ताकि नेटिव ट्रीज़ जो होते हैं ना, वो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है कि लोकल ट्रीज़ आबो-हवा के लिए सही होता है। तो आप अगर ऐसे कोई लगाएँगे, तो वो जैसे इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, तो वो पेपल मलबरी या कुछ वो पोलन एलर्जी वो करते हैं, जिसको फिर वो हटाना पड़ता है। तो लोकल जो ट्रीज़ होते हैं, वो लोकली हम आउटसोर्स करते हैं, और उसी माहौल और उस जगह की मुनासिबत से प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है। मतलब आप किसी किस्म के इंपोर्ट नहीं करते? नहीं, इम्पोर्ट नहीं कर रहा है। जितनी भी हार्वेस्टिंग है और उनकी पैदावार सारी जी, होगी। आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्ट रीग्रोथ, उसके बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें? क्वींस कॉमनवेल्थ एक ट्रस्ट है यूके बेस्ड, जो उसका भी मैं पाकिस्तान का चेयर हूँ 2 इयर्स के लिए।
तो उसके थ्रू ही हमने मुख्तलिफ एनजीओज़ को साथ मिला के एक प्रपोज़ल दिया था। सीडीए ने एफएम पार्क में 7,000 दरख्त काट दिए थे। उन्होंने कहा ये पेपल मलबरी और दूसरे प्लांट्स से। तो उसकी जगह नेटिव ट्रीज़ लगाने के लिए एक अर्बन फॉरेस्ट हमने लगाया 400 ट्रीज़ का। तो वो उसको हमने नाम दिया प्रोजेक्ट रीग्रोथ का, क्योंकि सीडीए ने प्लांट्स इतने ज़्यादा काटे। तो वो प्रपोज़ल ब्रिटिश हाई कमीशन क्वींस कॉन्वेंटर्स को बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने इसको फंड किया और उसी पे हमने एटनाबाद में 400 5 से 8 फीट तक के वो वहाँ पर लगे, जिसमें यूथ, फैमिलीज़, कम्युनिटी वो सारे, और हमने मतलब उनको पिट्स भी खोद के दिए, हर चीज़ मतलब प्रोवाइड की। लोगों को कहते थे आप आएँ, अपने नाम पे एक पौधा लगाएँ। तो लोगों ने इसको बड़ा वेलकम किया और बहुत सारे लोग आए। हमने हर चीज़ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड की। तो वहाँ पर वो अपने नाम पे एक पौधा अपने पार्क में उन्होंने लगाए थे। 400 ट्रीज़ का हमने एक अर्बन फॉरेस्ट लगाया है वहाँ पे। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आप स्कूल्स वालों को भी अप्रोच करते हैं, स्कूल्स में और छोटे लेवल के कॉलेजेस के? इसमें हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस इन्वेस्टर्स होते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हमारे कैंपस इन्वेस्टर है, और फिर हमारा सोशल मीडिया के थ्रू प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो उसमें हम देते हैं कि कोई बंदा हमारा जहाँ पे भी कोई इंटरवेंशन हो रहा होता है या कोई एक्टिविटी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो हम अनाउंस कर देते हैं। तो जो लोग उसमें आना चाहते हैं, तो वो फिर उसके थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आते हैं और हम फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं। इनकी अवेयरनेस के लिए आप कुछ किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस? उनमें फिर ये कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में हमने भी एक सेशन किया। तो वहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, और ये अभी-अभी जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये लोग अभी-अभी करवा रहे हैं एमएस या उसपे बीएस करवाना शुरू हुए हैं। मगर जो दूर-दराज़ इलाके हैं, जैसे इस्लामाबाद से हट के या इस तरह के मेन सिटीज़ से, तो वो नहीं है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में भी नहीं है। वहाँ हमने फर्स्ट टाइम ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस करवाया। वहाँ पे हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और डिफरेंट डिपार्टमेंट को एंगेज किया। तो उसका इम्पैक्ट ये निकला कि जो ईपा के डायरेक्टर थे, उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि हम इस कैंपस को प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाएंगे। हम प्लास्टिक का यूज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर करके, तो उनको ये, क्योंकि हम जो भी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसमें प्लास्टिक की कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको सस्टेनेबल बनाएं और ख़ुद इन चीज़ों पर पहले अमल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्योंकि हम शहरों में भी देखते हैं, लोग कोई चीज़ खाते हैं तो बस ऐसे ही फेंक देते, कहते कि हमारा उस घर के तक है, बाकी गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने। तो अगर हम खुद या अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएँगे, तो आने वाली नस्ल उन पे बहुत अच्छे से अमल करेगी। वेरी वेल सेड। तो आप लोगों के लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर विजन्स हैं जो आप लोग फोरसी करते हैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू? हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स में है कि जैसे हमारा मिशन है कि एम्पावर एंड मोबिलाइज़ द यूथ ऑफ पाकिस्तान। जो जैसे मैंने पहले कहा था कि यूनिसेफ ने कहा कि 4% सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में यूथ है, तो उस फिगर को हमने ज़्यादा करना है कि यूथ को हम इतना ट्रेन करें, एजुकेट करें, एम्पावर करें कि वो पॉलिसी मेकिंग में आ सकें और वो टेंजिबल एक्शन ले सकें अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मेन मिशन यही है कि यूथ अगर खुद की पहचान, क्योंकि 64% है और ये बहुत बड़ी तादाद है हमारे पास, तो उनको एक ऐसा वे दिखाना, गाइड करना, ताकि वो अपने, क्योंकि कल को इन्हीं जगहों पे आके उन्होंने बैठना है। अगर अभी से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी होगी, तो वो कल को अपने मुल्क के लिए अच्छे फैसले ले सकेंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि जनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई और इतनी कंट्रीज़ ने इतनी इमदाद का ऐलान कर दिया, तो वो मिलती नहीं फिर। उस टाइम तो हम बहुत मुबारकबाद दे रहे होते हैं। उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि वो बैंकेबल प्रपोज़ल्स जब तक गवर्नमेंट वहाँ सबमिट नहीं करवाएगा, तो तब तक वो नहीं मिलेंगे। वो इस तरह तो नहीं कि हम मुतासिर हैं और हमें आप दे दें। तो आप बताएँगे वो लगेगा कहाँ, कैसे लगेगा? और वो आपने दिखाना है कि ये हमारे बैंकेबल प्रपोज़ल्स हैं, तो वो उनको देख के फिर आपको वो देते हैं। तो अभी तक क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने सिर्फ 20 प्रपोज़ल सबमिट किए हैं और अभी तक 16 उनमें से एक्सेप्ट हुए, तो ये ज़्यादा होने चाहिए। तो ये तभी होंगे जब हमें पता होगा हमारी रिसर्च की चीज़ें और इस तरह की होंगी, तो हम सबमिट करवाएँगे और उन चीज़ों से हमें जो हमारा हक है वो बेहतर तरीके से मिल सकेगा। आप सर्कमस्टेंसेस सिनेरियो तो जनरेट कर रहे हैं, मगर यूथ के जैसे मेंशन, लेकिन यूथ को रिसर्च की तरफ लाने में कोई आप लोग की कंट्रीब्यूशन है? और जैसे मैंने कहा, वो फेलोशिप के थ्रू हम करते हैं ना। मतलब कि ये तो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल की, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में, जहाँ से बेसिस थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो बच्चों के। उसमें ये होता है कि हम जो मुख्तलिफ जो कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस होते हैं ना हमारे, वो स्कूल्स में भी हम करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। वहाँ पर जाके उनको क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, वो कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और अगर आप लोग जैसे पानी के आप मिसाल ले लें,
तो सबसे पहले हम माइंडसेट पे काम करते हैं। माइंडसेट पे कैसे कि अब आप एक मिसाल है इस्लाम में कि आप अगर दरिया के किनारे बैठे तो पानी को इत्तेदाल से इस्तेमाल करें। तो इंसान के ज़हन में आता है कि दरिया के किनारे मैं बैठा हूँ और पानी को इत्तेदाल से इस्तेमाल करूँ, पानी तो बहुत ज़्यादा है, ये क्यों कहा गया है? तो वो एक माइंडसेट है कि आप जब घर में आए और टूटी को खोलेंगे तो वो आपका वो माइंडसेट बना हुआ कि मैंने पानी को इत्तेदाल से इस्तेमाल, तो वो माइंडसेट पे हम काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम स्कूलों में जाते हैं, बताते हैं कि हमारा कचरा हमारी ज़िम्मेदारी है और पानी का इस्तेमाल हो गया, प्लांट्स लगाएँ और दूसरे के लोकल प्लांट्स लगाएँ और अपने माहौल का हमने खुद ख़्याल रखना है। तो ये चीज़ें जब हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर, फिर ये कि जो जहाँ पर हो सके गवर्नमेंट को हम रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आप उनको करिकुलम में भी लाएँ और करिकुलम में इंक्लूड करें, ताकि जब ये स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन तो हो गया, एक दिन हो गया या महीने में आपने कर लिया, मगर उसको प्रॉपर लेकर चल रहे हैं तो वो गवर्नमेंट को फिर हम बताते हैं कि वो उनको करे ऑल अक्रॉस। जब निसाब में आएगा, जी। सब लोग उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पे अमल भी करेंगे। प्रैक्टिकल एंडोर्समेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि आप उसको रटा सिस्टम में उसको हैंडल करें। ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। जी। इसमें आपको भी ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर। वो फिर ये है कि जो एमएस या बीएस स्टूडेंट्स करते हैं ना, तो उनको एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट दिया जाता है। उनको कुछ नंबर होते हैं कि आप अगर कम्युनिटी में जाके कोई प्लांट्स लगाएँ, कोई क्लीन अप ड्राइव करें, कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज पे करें, तो उनको आपको 10 नंबर हुँ। मिलेंगे। तो ये हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स को इस तरफ भी लगाएँ कि आप कोई जो प्रोजेक्ट करें क्लाइमेट चेंज पे, सस्टेनेबिलिटी पे, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिकली जाएँगे, कोई सेशन करेंगे, लोगों को उसके बारे में बताएँगे, तो ये भी एक चीज़ हम यूथ को इस तरफ लेके आ सकते हैं। जो स्टूडेंट आप लोगों को जॉइन करते हैं या अपना पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इन देयर फ्यूचर कोई किस तरह से मोटिवेशन आप लोगों के एनजीओ के थ्रू मिल सकती है कि वो इन फ्यूचर इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लाई कर सके या उनको कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह उनको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जिससे उनको मज़ीद मोटिवेशन मिले? इसमें जो वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं, तो हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी रिसर्च टीम है, सोशल मीडिया टीम है, एचआर है, कम्युनिकेशन है और यूथ एंगेजमेंट टीम है। तो उन टीम्स में रहकर अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप आएँ हमारी टीम के साथ वो करके और हम आपको लीड लेने देते हैं, आपको गाइड करते हैं हुँ। प्रॉपर आगे कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आपको कोई रिसर्च करना है तो हमारी रिसर्च की प्रॉपर टीम है, वो आपको गाइड करती है उसमें। तो आप अपनी रिसर्च की स्किल्स को एनहांस और चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा फिर एक, अगर वो कोई स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं और हमारे साथ, वो कम्युनिटी वर्क का बहुत बड़ा रोल होता हाँ। है। एक तो आप आर्टिकल लिखते हैं, वो पब्लिश हो जाते हैं, या कम्युनिटी में जितने हमारा काम हो रहा होता है, आप उसमें आके हम हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे हमारे मेंबर्स करते हैं। ठीक। तो उनको फिर हम रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, एप्रिसिएशंस लेटर्स हो गए, तो जब भी वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एज होता है। ठीक। पर्सनली एंड प्रोफेशनली उनकी सीवी में एक बहुत बड़ा इजाफा करता है। और जब भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों को बाहर मुल्क वाले बड़े अप्रिशिएट करते हैं। आपने कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट किए, जी। कोई ऐसा प्रैक्टिकल कोई काम आपने किया है, तो जब भी कोई स्टूडेंट आता है, वो इस तरह की वॉलंटियर वर्क हमारे साथ करना चाहता है, तो वो प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू जाके मेंबरशिप फॉर्म हासिल करें। और फिर हमारी मुख्तलिफ टीम में रह के जो उसका इंटरेस्ट है, अगर उसका रिसर्च में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया में है या कोई ऑन फील्ड वर्क में है, तो उस तरह करके तो हम उनको जो स्कॉलरशिप में रिकमेंडेशन लेटर, सर्टिफिकेशंस हो गई और एक्सपीरियंस लेटर, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। जो अभी हमारे क्लाइमेट एजुकेशन एंड अवेयरनेस सेक्रेटरी थी, वो उनका अमेरिका में स्कॉलरशिप हुआ है। तो वो उस तरह वो आप अपने तौर पर अप्लाइयाँ करते हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स में। तो हमारे साथ जो मेंबर्स या जो इस तरह के हैं जिन्होंने बाहर स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था और उनको हमने रिकमेंडेशन एक्सपीरियंस लेटर्स दिए, तो उन्होंने वहाँ पर जाके उनको अच्छी स्कॉलरशिप्स मिले और वो पढ़ रहे हैं, अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं आगे। और जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसमें तो हमारे जो भी लास्ट बैच था उसमें तो चाइना, जापान, हंगरी, यूएस, यूके से हमारे पाकिस्तानी थे, वहाँ पर स्कॉलरशिप पे गए थे। उन्होंने फेलोशिप को जॉइन किया और इसके थ्रू अपने रिसर्च वर्क को उन्होंने सबमिट कराया है। तो अगर आप जितने भी कम्युनिटी वर्क करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अच्छा तौसीफ साहब, पाकिस्तान जो है मुतासरीन ममालिक में जैसे आपने मेंशन कि टॉप 10 में आता है और यूथ भी है अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। मगर क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसमें कोई सपोर्ट या किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज या इन टर्म्स ऑफ फंडिंग कोई किसी किस्म की कोई आपके साथ हेल्प कोई सपोर्ट है आपको? सपोर्ट तो वो ये है कि हम खुद अपने तौर पर कर रहे हैं, सेल जो हमारे अपने फंड्स और चीज़ें या प्रोजेक्ट बेस होती हैं वो हो रहे हैं। गवर्नमेंट की असल में प्रायोरिटी उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। और अगर हम, जैसे हमने स्वात में सेशन करना था, तो वहाँ के एक ऑफिसर ने कहा कि यहाँ के लोग तो ऑलरेडी पहले वेल अवेयर है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो वो
उनका माइंडसेट चेंज करना, या जैसे हम पहले लोगों को बताते थे, वो कहते ये तो अल्लाह का अजाब है, तो ये तो इसमें ह्यूमर का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तो इस तरह की उन माइंडसेट को चेंज करना है, और उसके लिए यही तो हम कह रहे हैं कि जब यूथ पॉलिसी मेकिंग और इस चीज़ों में आएगी तो गवर्नमेंट इस चीज़ों को सीरियस लेगी और हम उनको बताएं, क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो हमारा वो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, तो साथ ये हो कि साफ आबो हवा भी हमारा हक है। अब जैसे 26वीं तरमीम में वो आर्टिकल 9A उसमें एक कहा गया कि साफ हवा आपका हक है। तो इस हक को आप देख रहे हैं कि लाहौर में या पेशावर में आबो हवा सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है स्मोक की वजह से। तो आने वाले दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन्स लगेंगे। अभी रिसेंटली दिल्ली में इतने आबो हवा ख़राब हो गई तो उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, ऑनलाइन उन्होंने कर दिए सारा। तो अगर हम गवर्नमेंट से वो अपने मुतालबात भी ना करें और गवर्नमेंट को ये भी ना कहे कि हमें साफ आबो हवा प्रोवाइड करे, या ऐसी क्लीन एनर्जी की तरफ जाए, या ऐसे इनिशिएटिव्स की तरफ जाए जिससे साफ आबो हवा तो हमें मुयसर होना, अगर नहीं मुयसर हो तो हमारे लोग दमे का शिकार होंगे, ऐसी बीमारियां आएंगी और फिर बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो इन इंटरवेंशंस को हमने बार बार याद दहानी दिलवानी, गवर्नमेंट को सीरियस, अगर वो सीरियसली लेती तो हमें फंड बहुत ज़्यादा आते, चीज़ें आती, उस तरह से प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के हो रहे होते, मगर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की वो प्रायोरिटी नहीं है ठीक। और प्रायोरिटी पे लाना है उसको। ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी अवाम को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी टीनेज जो बच्चे हैं जो इस पे अभी तक अ, उनका गैप आया है कम्युनिकेशन की वजह से कह लो, या उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ सीईओ ऑफ दिस फाउंडेशन? जी, सबसे यूथ जो है ना वो अपना ट्रांसफ़ॉर्म चीज़ों को कर सकती है, मगर वो ये नहीं है कि अगर कोई इनिशिएटिव या कोई काम करे तो वो सोचे कि इसका तो कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो आपका जो स्मॉल जो भी आप इंटरवेंशन या एक्शन लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, और होप आप कभी ना छोड़ें। होप से ही आप चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहा, मगर आप काम करते रहें, तो अल्टीमेटली उस काम की रीच बहुत ज़्यादा जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, अगर आप कहते हैं कि फंड्स नहीं है या इस तरह की सहूलतें नहीं है, तो कम से कम आप सोशल मीडिया पे तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, उन चीज़ों को उजागर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए कि मेरी कम्युनिटी में ये इश्यूज़ है, उनके हवाले से आप आर्टिकल लिखें, आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालें, कोई वीडियो उसको, मतलब उस इश्यू को कम से कम उजागर तो करें, जी। ताकि वो कम्युनिटी उससे अवेयर हो। तो जब कम्युनिटी उस चीज़ को आगे लेके आएगी तो लोग आपके साथ आवाज़ मिलना शुरू हो जाती है और आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। तो होप को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने जितना भी हमारा सराउंडिंग्स है या जितने भी हमारे पास वसाइल, उन्हीं वसाइल में रहते हुए हम काम करें। तो वो ऑटोमेटिकली वो जब ऐसे है कि जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट नहीं होती, मगर जब आप प्रोग्राम या चीज़ें बहुत अच्छे करते हैं हुँ। तो फिर कभी-कभी ऐसे भी होता है कि वो आपको दोबारा भी कहते हैं कि आपका इतना हमें पता ही नहीं था कि आप इतना, क्योंकि उनको हमारा नहीं पता और हमें नहीं पता हमने कैसे वो चीज़ें लेनी है गवर्नमेंट से या काम करना है। तो वो जब आप देखते हैं कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट आपको वो उसको बड़ा एप्रिशिएट भी करती है और जो आपको स्पेस दे देते हैं, आपको कहते हैं कि आप नेक्स्ट भी ऐसा करें। तो आप होप ना वो लूज़ करें, क्योंकि 64% हम हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो सी साहब बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू वो एंटिटीज़ या वो ऑर्गेनाइज़ेशन इवन गवर्नमेंट अ, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स दें जिस तरह कि उनके साथ बहुत अच्छा जो है इनकी एनजीओ एक सर्विसेज दे रही है, उसको मज़ीद चार चाँद लग सकें और लोग मज़ीद इससे सीख सकें, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपकी ये चीज़ें फैसिलिटेड हों। आपकी तशरीफ़ पे बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू सो सो मच।